नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं नितिन कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे पॉलिटिक्स का, जो हम लोग कवर कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत, मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। हालांकि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 पढ़ा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वो चीज़ नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखना। मैंने वहाँ पे कंपनी रूल के बारे में बताया, क्राउन रूल, और सभी हिस्टोरिकल जो भी बैकग्राउंड है मैंने ऑलमोस्ट सभी कवर किया। तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिएगा आप। और ये जो हमारा लेक्चर है बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम में रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों बता दें कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन दबा लें। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है। आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। अगर नहीं, जो लोग व्हाट्सअप चलाते हैं तो व्हाट्सअप का भी मैंने लिंक दे रखा है ग्रुप का, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा बात करें कि भारत आज़ाद होने से पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो 1885 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद 1909 में इसको दो पार्ट में बट गया, एक मॉडरेट फेज और एक एक्सट्रीमिस्ट फेज में बट गया। तो अगर आपने गांधीयन एरा का अगर जाना होगा कुछ थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा। तो उसी दौरान क्या हुआ था दोस्तों कि 1934 में पहली बार एम एन रॉय यानी एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उनको दोस्तों एक आइडिया आया कि देखो, अगर हमें आज़ादी चाहिए तो एक भारत का संविधान होना चाहिए। तो इसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होता है, ये इसमें जो मेंबर होते हैं कम्युनिटी के, वो लोग क्या करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जो लिखते हैं, ठीक है, संविधान लिखते हैं। तो इस तरह का हम लोग को सभा बनाना पड़ेगा। तो पहली बार क्या हुआ, 1935 में इंडियन कांग्रेस के, भारत के बात करते हैं, इंडियन कांग्रेस में पहली बार इसका निर्माण करने के लिए संगठन मतलब बात करें तो बनाया गया। और 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतलब घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत का निर्माण के लिए संविधान जो है वो बनाना पड़ेगा, और उसका जो कम्युनिटी बनाना पड़ेगा, उससे कम्युनिटी का जो सदस्य चुना जाएगा वो इलेक्टोरल बेसिस पे चुना जाएगा, मतलब वोटिंग सिस्टम के द्वारा। और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप तो नहीं करेगा, मतलब कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब अंग्रेज हो या फिर कोई दूसरे देश का हो, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो नेहरू जी जो थे इस डिमांड को अपने ब्रिटिश सरकार के पास गए, वहाँ पे बताए। ठीक है, तो 1947 में इस को मतलब एक्सेप्ट कर गया इस प्रस्ताव को। तो इसको अगस्त ऑफर कहा गया दोस्तों। तो ये बात ये इंपॉर्टेंट है। फिर 1942 के सर स्ट्रॉफर्ड क्रिप्स जो थे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो इंडिया आए इस प्रस्ताव को लेके। लेकिन जब ये आए थे उस वक्त मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो बोल रहे थे कि देखिए ऐसा है कि अभी हम लोग को इसका भी डिमांड नहीं है, पहले भारत को अलग कीजिए पाकिस्तान से और यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। लेकिन इस चीज़ को बात करें तो ब्रिटिश सरकार राज़ी नहीं थी। ठीक है, वो लेकिन राज़ी ना होने के कारण वो बोले कि ठीक है, एक प्लान है, कैबिनेट मिशन 1। इसके तहत एक ऐसा चीज़ आइडिया बनाया गया जिससे कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों की सहमति से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगा। ठीक है, तो ये था। फिर उसके बाद दोस्तों बात करें कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा जो भी सुझाव गए प्रस्ताव को नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। अब उसके कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि बात करें कि उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 389 होनी थी। इनमें से 296 जो सीटें थी दोस्तों वो ब्रिटिश के पास अलॉटेड थी, और 93 सीटें जो थी प्रिंसी स्टेट थी, मतलब राजा रजौड़े जो थे उनके पास। क्योंकि 296 सीटों पे केवल ब्रिटिश का हक था, पूरे भारत में तो नहीं ना अपना पैर जमाए थे, कुछ हिस्सों में गए थे, मतलब ज़्यादातर भारत में तो ब्रिटिश थे, लेकिन कुछ हिस्सों में बात करें तो वो अभी नहीं किए थे। जैसे कि हैदराबाद की बात करें, निजाम ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे भी ब्रिटिश नहीं थे। ठीक है, तो उस वहाँ पे प्रिंसी स्टेट थे। तो आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल किस तरह से हमें यूनाइट किए थे, इन सब देशों को एक साथ मतलब जोड़े थे। नहीं तो अगर नहीं ऐसा होता तो आज समझ लो इंडिया का भी एक हैदराबाद अलग देश होता, जूनागढ़ अलग होता, जम्मू कश्मीर अलग देश होता। ठीक है, तो आई होप इसके बारे में समझ रहे होगे। तो ब्रिटिश बोले कि जो भी मेरा ब्रिटिश में प्रोविंस थी, जो सीटें थी, उसको हम लोग बांट देंगे कम्युनिटी के बीच में, हिंदू मुस्लिम सिख और हिंदू मतलब जनरल के बीच में, ताकि जो हिंदू हिंदू को वोट करे, मुस्लिम मुस्लिम, सिख सिख, और बाकी इसी तरह से मतलब हो। कुछ ऐसी सीटें दी गई जहाँ पे मान के चलो कि 10 लाख पॉपुलेशन से अगर ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ पे सीट अलॉट होगा, वहाँ भी एक सीट दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों संगठन बना और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। ठीक है, इलेक्शन के बारे में बात करें तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था दोस्तों। इस चुनाव में दोस्तों क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब 296 सीटों पे ही मतलब यहाँ इलेक्शन हुआ।
और यहाँ जुलाई अगस्त में ये दोस्तों 1946 में यहाँ पे दोस्तों इलेक्शन हुआ। और यहाँ पे जो सीटें गई इंडियन नेशनल कांग्रेस से 208 गई, मुस्लिम लीग को 73 गई और बाकी को दोस्तों 15 सीटें मिली। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो पहली मीटिंग थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पे हुआ था, लेकिन उसमें इंडियन जो मुस्लिम लीग थे वो बॉयकॉट किए इस मीटिंग को और वहाँ पे ये अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि वो चाहते थे पाकिस्तान एक अलग स्टेट बने, एक अलग देश बने। तो जो मीटिंग हुई थी केवल 211 लोग ही यहाँ पे अटेंड कर पाए और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे ओल्डेस्ट मेंबर के मतलब मेंबर के रूप में यहाँ पे इलेक्ट किया गया और इनको प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का। फिर बाद में लेटर इसको चेंज कर दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बने इसके प्रेसिडेंट और भारत के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट यही रहे इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में बात करें तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, ठीक है। ये जो रिसोल्यूशन है बाद में आपका प्रियम्बल बना। अब है कि 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या किए कि एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए जो कि ये सारे ढांचा आपको दर्शाता है कि अब जो है हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि जितना भी ब्रिटिश की टेरिटरीज है वो हमारे नाम हो जाएगी, ठीक है। सब नहीं, पूरे भारत में। अभी देखो, अभी आपको एक बात समझना होगा मेरे कहने का क्या मतलब है कि अभी भी कुछ सियासतें जो थी वो अभी राजा रजौरे के पास थी, तो वहाँ पे अभी ब्रिटिश राज नहीं करती थी, कुछ इंडिया के हिस्सों में ही केवल ब्रिटिश राज करती थी और वही टेरिटरीज जो थी हमें मिली, ठीक है। बाद में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि भाई जिसको हमारे साथ मिलना है मिलिए, नहीं तो आप पाकिस्तान के साथ जाइए, ठीक है। और जो नहीं गए उनको वापस, आपको पता है क्या क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस तरह से जोड़े, ठीक है। तो यही था दोस्तों कि अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है भारत अपना आप बना सकता है, जो भी टेरिटरीज है अपना बढ़ा घटा सकता है, ठीक है। यहाँ पे बाउंड्रीज जो है भारत का अपना घटा बढ़ा सकता है, सॉरी। और यहाँ पे हमें पूरा राइट्स मिला। इस प्रस्ताव में ये भी बात कहा गया दोस्तों कि इंडिया में एक जस्टिस होगा, एक सोशल इकोनॉमिक पैटर्न होगा, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, सबको इक्वलिटी दी जाएगी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा, फ्रीडम ऑफ थॉट होगा, एक्सप्रेशन होगा, फेथ होगा, वर्शिप होगा, वोकेशंस एंड एसोसिएशन, ये सब होंगे, ठीक है। और ये भी कहा गया कि अब जो क्या है कि दोस्तों कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस है उनको भी एक सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। जो भी बैकवर्ड क्लासेस है, जो भी अल्पसंख्यक के जो लोग रहते हैं उन सबको एक सिक्योरिटी दी जाएगी, हम मिलजुल के रहेंगे। यहाँ पे दोस्तों बात करें तो राइट्स दिया गया लैंड, सी और एयर्स को, ठीक है। तो ये सब था दोस्तों इस रेजोल्यूशन के बाद में हमारा प्रियम्बल बना, ठीक है। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंस पॉइंट से याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करें नेक्स्ट जो है हमारा बात है कि इंडियन चेंज बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, क्या क्या चेंजेज हुए जब इंडिया हमारा आज़ाद हुआ। उसमें क्या हुआ कि जो रिसोल्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947। देखो कुछ स्टार्टिंग से आपको यहाँ पे मिलेगा, कुछ याद करने वाला चीज़ है, यहाँ पे आपको याद करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कि बताइए पहली बार कब अडॉप्ट किया गया असेंबली के द्वारा जो भी प्रस्ताव था उसको, तो 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया। फिर अप्रैल क्या होता है कि अप्रैल 28 1947 को एक रिप्रेजेंटेटिव बात करें तो 6 स्टेट्स वर ए पार्ट ऑफ द असेंबली, मतलब 6 राज्य थे जो कि असेंबली के पार्ट थे। बाद में क्या हुआ कि माउंटबेटन प्लान के द्वारा जब पार्टीशन हुआ कंट्री का, मतलब 3 जून 1947 के बाद कंट्री का जब पार्टीशन हुआ तो अदर भी जितने भी स्टेट्स हैं और जो भी राज्य रजौड़े, जो भी मैंने आपको बताया कि अगर वो चाहेंगे हमारे साथ मिलना तो मिल सकते हैं, नहीं तो पाकिस्तान में जाइए, ठीक है। ये सब कुछ हुआ। द मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग लेग्यू फ्रॉम द इंडियन डोमिनेशन ऑल्सो इंटर द असेंबली। यहाँ पे कहा गया कि जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर हैं हमारे चाहे तो इंडियन डोमिनेशन में भी इंटर कर सकते हैं असेंबली में, ठीक है। ये भी प्रस्ताव बाद में मतलब बात करें तो ये कहा गया। नेक्स्ट है हमारा कि बाद में क्या क्या हुआ कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फ्लोइंग चेंजेस। कुछ क्या हुआ कि अब जब 1947 के बाद कुछ चेंजेस किए गए कि जैसे कि बात करें तो जो भी ब्रिटिश का जो लॉ था, कानून था, अब इंडिया चाहता था तो उसको हटा भी सकता था, तो जो कि हटाया, चेंज किया, ठीक है। असेंबली जो था एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई थी, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया गया। जहाँ बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये कमेटी के प्रेसिडेंट थे और जो बॉडी था वो किसके द्वारा चेयर किया जाता था, लेजिस्लेटिव बॉडी, वो बात करें तो जीभी मलावलंकर के द्वारा यहाँ पे
ये चेयर किया जाता था, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ एक अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव बन रहा है दोस्तों, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, यानी जो पाकिस्तान के क्षेत्रों में सात से निकलकर भारत के लिए संविधान सभा से हट गए, ठीक है, उस वक्त वो अपना अलग कर लिए और बाद में वो अपना अलग देश में अपना चले गए। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि विधानसभा की कुल जो ताकत थी 299 तक आ गई थी, जबकि 389 मूल रूप से 1947 कैबिनेट मिशन के तहत तय की गई थी योजना। आपको अभी थोड़ा देर पहले मैं पढ़ा है कि 389 सीटें थी जहाँ पे इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन में आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 मिला था सीट्स, मुस्लिम लीग को 73 मिला था, और बाकी जो 15 थे वो अलग थे। तो अब क्या हुआ कि इसमें भारत के पास कुल विधानसभा की जो सीटें थी वो 299 आ गई थी, और पहले जो कि 389 थी 1946 के पहले का है, तो 1947 के पहले, एक साल पहले, तो कुछ इतनी थी, ठीक है। यही कुछ है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इस चीज़ को भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करें कि क्या क्या दोस्तों इसमें चेंजेस किया गया, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे क्या हुआ कि पहली बार नेशनल फ्लैग जुलाई 22 1947 को अडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रीय सॉन्ग भी यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। तो इस चीज़ को भी आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, ये स्टैटिक्स है जो कि हमसे आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा चलिए, आप हमें कमेंट करके बताइए कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के जो रचयिता हैं, लेखक है, वो कौन है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और भी बात करें कि सभी में संविधान सभा के जो 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में 11 सत्र थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है वो बात करें तो लगभग 60 देशों के गठन से गुजरे थे, और मसौदा संविधान पर 114 दिनों तक विचार किया गया था। संविधान को बनाने के लिए कुल जो भी एक्सपेंडिचर लगा, जो भी खर्चा हुआ आपका क्या कहते हैं इसको, 64 लाख रुपया खर्चा किया गया टोटल। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना एक अंतिम सत्र आयोजित किया। हालांकि यह जो बाद में समाप्त हुआ, मतलब बात करें तो 26 जनवरी 1950 में, वो उस वक्त तक चला, बाद में उसको समाप्त कर दिया गया। फिर भारत के अंतरिक्ष सदन के रूप में जारी रहा। 1951 से लेकर 1952 में आम चुनाव के बाद इसको दोस्तों सदन में 8 गठन हुआ था बाद में। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, पार्लियामेंट का 8 न्यू पार्लियामेंट बने, अलग अलग राज्यों में बने थे, ठीक है। अब बात करें कमेटी के बारे में कि कमेटी विधानसभा की जो समितियां थी उसमें कौन कौन से मेजर कमेटी थी, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी आपका जवाहरलाल नेहरू थे, फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आपका जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आपका सरदार पटेल थे। तो ये चीज़ आपको याद, ड्राफ्टिंग कमेटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यहाँ पे एडवर्सरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया, यहाँ पे 2 हैं दोस्तों। यहाँ पे ये कमेटी 2 कमेटी है, जो कि एक फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स अलग हो गया, और एक माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया का अलग हो गया, जो कि आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे दोनों के। रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर कमेटी जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्टेट्स कमेटी के बारे में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, और स्टेयरिंग कमेटी आपका राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये सब आपको बात करें तो अब केवल स्टैटिक्स चीज़ मिलेगी, जो कि आपको बस याद रखना है, ठीक है, एक अब लिस्ट की तरह मिलेगा। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात में करें तो टोटल 8 मेंबर्स थे। बात करें तो हाँ 7 मेंबर थे, सॉरी 7 मेंबर थे। इसमें क्या हुआ कि ये कमेटी कब पहली बार, सबसे पहले बात करें तो कैसे बने, तो संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति 29 अगस्त 1947 को गठित मसौदा समिति थी। तो इस चीज़ को याद, इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे, फिर एन गोपाल स्वामी अय्यर जो थे इसमें थे, फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव, टीटी कृष्णचारी, ये जो थे ये लोग। टीटी कृष्णचारी देखो दोस्तों, बाद में क्या हुआ कि इनके ये जो है ये मर गए थे, बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया डीपी खाइतन से, जो कि ये जो टीटी कृष्णाचारी थे वो 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
यहाँ भी जो दोस्तों यहाँ पे एन माधवा और राव जो थे वो इनको रिप्लेस किया गया क्योंकि इनका हेल्थ प्रॉब्लम नहीं ठीक नहीं था, तो इनको रिप्लेस किया गया जैसे BL मिल्टर से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत क्वेश्चन आता है यार, बहुत क्वेश्चन आता है, इसको रट जाओ, सभी सबके नाम रट जाओ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कि मसौदा समिति ने विभिन्न विभिन्न समितियों के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान का पहला मसौदा तैयार किया, जिसे फरवरी 1948 में पारित किया गया, ठीक है। एक पहला बात करें तो एक पेज तैयार किया गया, फिर उसको फरवरी में इसको पेश किया गया 1948 में, ठीक है, फरवरी के महीने में। भारत के लोगों के बात करें तो भारत के लोगों को मसौदा पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए 8 महीने समय दिया गया। कि देखिए क्या हुआ कि कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जब ये कमेटी बना था दोस्तों, जब ये संविधान लोग लिखे, तो यहाँ पे लोग पेश किए, तो यहाँ पे कुछ लोग जो थे उनको पसंद नहीं आया, बोला कि नहीं इसको चेंज किया जाए। तो चेंज करने के दौरान दोस्तों 8 महीने लग गए थे समय, ठीक है। तो कुछ को पसंद आया था, कुछ को नहीं। तो बाकी जो सब चेंज करने के बाद में अक्टूबर 1948 में फिर से पारित किया गया, ठीक है। तो पारित करने के बाद फिर मसौदा तैयार करने में समिति को 6 महीने से भी कम समय लगा। इसमें फिर से ले आया गया, तो फिर अब लोग कुछ कहा कि देखिए अभी भी इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो फिर से चेंज कीजिए। तो फिर 141 दिनों के लिए इसमें कुछ चेंज किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंट्रोड्यूस फाइनल ड्राफ्ट किए कि चलिए भाई अब तो फाइनली अब तो बन गया है, अब चलिए पेश किया जाए। तो फर्स्ट रीडिंग यहाँ आपसे पूछा जाता है, फर्स्ट रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे 4 नवंबर 1948 में यहाँ पे दोस्तों किया गया। डिस्कशन किया गया यहाँ पे असेंबली जनरल के द्वारा डिस्कशन हुआ, जो कि 5 दिन लगा, ठीक है। 9 नवंबर तक 1948 तक 5 दिन लगा। फिर सेकेंड रीडिंग आपका कब हुआ, तो सेकेंड रीडिंग आपका 15 नवंबर 1948 में हुआ, ठीक है। और ये अक्टूबर 17 1949 में ये खत्म हुआ। इस स्टेज में बहुत सारे बात करें तो अमेंडमेंट हुआ, जैसे कि करने बात कहे थे कुछ लोग वाला कि देखिए इसमें कुछ अमेंडमेंट करना है आपको, 17,653 जो है आपको अमेंडमेंट करना है। लेकिन इसमें अमेंडमेंट कितना हुआ, इसमें अमेंडमेंट केवल 2473 जो है आपका यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। इतना ही अमेंडमेंट किया गया। यहाँ पे थर्ड रीडिंग आपको बात करें तो 14 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया, ठीक है। और बाद में दोस्तों बात करें तो 50 में इसको ये कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में पारित कर दिया गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ है जो कि आपको एक बात और बता दूँ मैं यहाँ पे इस लाइन लास्ट वाला लाइन में, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि ड्राफ्ट संविधान पर प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और सदस्यों और अध्यक्ष के हस्ताक्षर प्राप्त किए। मतलब सबसे मतलब कहा गया कि चलिए अगर आप लोग सहमति हैं तो अब चलिए साइन कर दीजिए। अब इसको हम लोग विधानसभा के बात करें तो कुल 220 से थे, जिसमें केवल 284 जो है प्रस्ताव को उस दिन उपस्थित, कुछ लोग उपस्थित नहीं थे, तो वही लोग मतलब साइन किए और बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया, ठीक है। इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है दोस्तों बात करें तो, जैसे कि क्रिटिसिज्म बात करें कि यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था, यहाँ पे कोई भी सोवियंस बॉडी नहीं था, टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे केवल इंडियन कांग्रेस के लोग थे। यहाँ पे ज़्यादातर जो लॉ बनाने वाले वो लॉयर पॉलिटिशियन थे। यहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदू द्वारा बनाया गया, तो इस वक्त का आलोचना किया जाता है। तो ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं सोचा बता दूँ, ठीक है। अभी भी इसमें कुछ बातें भी मैं बताया नहीं हूँ। संविधान अधिनियम के द्वारा संविधान का अधिनियमित जो है कुछ बातें जैसे आपको बताएं, जैसे संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जिसमें एक प्रस्तावना 395 लाख और 8 शेड्यूल्स बने। जैसे कि मैं बताऊं कि यहाँ प्रियम्बल बनाया गया, जिसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स बने। यहाँ प्रियम्बल को बात करें तो संपूर्ण विधान के लागू होने के बाद प्रस्ताव लागू की गई थी दोस्तों। तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विधानसभा में ड्राफ्ट संविधान का संचालन किया। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। 26 जनवरी को दोस्तों बात करें तो 26 जनवरी को विशेष रूप से यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उस दिन जन्मदिन भी था। उसी दिन जन्मदिन नहीं था, मतलब 26 जनवरी को मतलब पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाया जाता था 26 जनवरी 1930 में। तो इस वजह से इसको डेट रखा गया। और दोस्तों बात करें कि 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सब जो पूर्ण स्वराज और लाहौर सीजन्स ये सब हमने गांधी नेहरा में बात किया है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं।
अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि बात करते हैं हाथी को अडॉप्ट किया गया सिंबल के तौर पे, मतलब हाथी को देखोगे कि सील के तौर पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सिंबल के रूप में इसको दर्शाया गया है। सर BN राव को अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है, लीगल एडवाइजर, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो लीगल एडवाइजर हैं। HBR अय्यर जो थे वो सेक्रेटरी थे किसके, थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। SN मुखर्जी जो थे हमारे चीफ ड्राफ्ट। तो फ्रेंड SN मुखर्जी जो थे हमारे चीफ ड्राफ्ट में बने कॉन्स्टिट्यूशन के, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना होगा। एक स्टैटिक्स जीके की तरह है, समझ लो ये, क्योंकि एक एक वन वर्ड वाला है जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से देखना, पढ़ना, ठीक है। नोट्स का चिंता ना करो, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा या तो व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा, हम दोनों पे देते हैं आपको नोट्स, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज था ये हमारा वीडियो, आज का लेक्चर समाप्त हुआ, ठीक है। चैप्टर 2 कंप्लीट, और कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको आगे में ऐसा वीडियो ले आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पसंद ना आए तो प्लीज़ यार डिसलाइक मत करना, कमेंट करके बता देना, नहीं तो छोड़ के चले जाना। ठीक है। और चलो, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छे से रहो, खुश रहो, आबाद रहो, चाहे हैदराबाद रहो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।